हेलो, हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो इसके प्रीवियस मार्केटिंग रिसर्च का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर चालू किए थे, उसके आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे आज हम प्रोसीजर्स देखेंगे कि जो रिसर्च है वो किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर से होकर गुजरता है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। कोई भी काम करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बनाया हुआ है जो कि साइंटिफिकली और एनी हाउ वो है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर स्टेप से सारे काम करने होंगे। तो विपणन शोध प्रक्रिया आज हम देखेंगे। विपणन शोध प्रक्रिया मतलब रिसर्च सर्च ऑफ न्यू नॉलेज। डिफरेंट फिलिप कोटलर, डाबर, विलियम जे स्टैंटन जैसे लोग हैं, उन्होंने अलग अलग प्रोसेस दिए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस दिए हैं मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड। तो विपणन शोध की कोई प्रमाणित तकनीक या कार्यविधि नहीं है। जैसे आपने देखा है कि मैंने सिर्फ फिलिप कोटलर का एक 4 चरण लिया है, ऐसे डाबर ने भी बोला है, ऐसे विलियम जे स्टैनन ने भी बोला है। तो विपणन शोध की कोई प्रमाणित तकनीक या कार्यविधि नहीं है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से अपने अपने शोध कार्य संपन्न करती है। मतलब फिलिप कोटलर अपने अपने हिसाब से प्रोसेस बनाए हैं, डाबर अपने हिसाब से प्रोसेस बनाए हैं, स्टैनन अपने हिसाब से प्रोसेस बनाए हैं। तो फिलिप कोटलर ने तो सिर्फ 4 चरण में ही बातें कही हैं। उन्होंने कहा है अवलोकन विधि। पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, अवलोकित करेंगे। मतलब अगर हम कहीं पे किसी मार्केट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस मार्केट का एनालाइज करेंगे, क्या वो सामान हमारे मार्केट में यहाँ पे बिकेगी। हम सबसे पहले उस चीज़ का एनालाइज करेंगे। उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे कि हाँ बिकेगी, बिक भी सकती है और नहीं भी बिक सकती, क्योंकि हाइपोथेसिस जो होता है एक परिकल्पना होती है। हम बस एक एजम्पशंस लेके चलते हैं। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन होता है, एक अनुमान होता है। हिंदी में हम कहें तो अनुमान, एक अनुमान लेके चलते हैं कि हाँ इतना हमारा बिक जाएगा। फिर हम उससे रिलेटेड भविष्यवाणी कर लेते हैं। अजम्पशन मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम सोच लेना। रिलेटेड भविष्यवाणी करती है कि हाँ हम मार्केट में इस चीज़ को लॉन्च करेंगे तो चीज़ें हमको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है, बिक जाएंगी। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम उसको फिर मार्केट में उतारते हैं। वैसे ही जो एलन ब्राउन जी हैं, एलन ब्राउन जी ने अपनी पुस्तक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में विपणन शोध की कार्यवाही का उल्लेख 8 चरण में किया है, ठीक है। उन्होंने 8 स्टेप बताए हैं। जैसे फिलिप कोटलर ने सिर्फ 4 ही स्टेप बताए हैं, इन्होंने ब्राउन जी ने 8 स्टेप बताए हैं। और हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें कि एक ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड वे से हम ब्राउन जी का स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है स्थिति विश्लेषण, ठीक है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना। जब शोध की कार्यवाही प्रारंभ होती है तो सबसे पहले उसकी स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है जिसका वह शोध करने जा रहा है, ठीक है। कंपनी के उत्पादन के संबंध में जानकारी, कंपनी के स्रोतों के संबंध में जानकारी, विज्ञापन एवं विक्रय प्रमोशन के बारे में जानकारी, विक्रय संगठन के बारे में जानकारी, मूल्य नीति के बारे में जानकारी। इट मीन्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सेल्स, प्रमोशन, प्राइस पॉलिसी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम एनालिसिस में मतलब हम वितरण के स्रोत, विज्ञापन के विक्रय संवर्धन, कंपनी के विक्रय संगठन, मूल्य नीति आदि पे हम क्या करेंगे, पहले उस सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो प्रॉब्लम एनालाइज में हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उतारने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती है। क्या वितरण के स्रोत से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रमोशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, सेलिंग प्रमोशंस, प्राइस पॉलिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है,
हम पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दिया है अनौपचारिक शोध, इट मीन्स इंफॉर्मेशनल रिसर्च, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इंफॉर्मेशनल रिसर्च। स्थिति विश्लेषण के बाद एक शोधकर्ता अनौपचारिक शोध करता है, मतलब उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर आदि अधिकारियों के व्यक्तिगत संपर्क में स्थापित करता है। इट मीन्स वो, देखो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कंज्यूमर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, हम क्या करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, हम उसके संपर्क में जाएंगे, ठीक है। हम उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको सारा काम उससे लेना है। और इन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके शोधकर्ता समस्या के मूल कारण का पता लगाता है, मतलब वो देखता है कि जो प्रॉब्लम, मैंने आपको याद होगा, मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि कोई भी रिसर्चर कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है, फिर वो जो छूटता है वही किसी के लिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक किसी रिसर्चर का छोटा हुआ चीज़, या उसने जहाँ पे उसको एंड समझ के छोड़ दिया है, वही पीक पॉइंट बनता है किसी न्यू रिसर्चर का, ठीक है। तो वैसे ही शोधकर्ता इस प्रकार के साक्षात्कार की एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिख लेना चाहेगा और भविष्य में निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगा। ऐसा मतलब वो क्या करेगा, सबसे रिलेशन बनाएगा, वो इंफॉर्मेशंस लेगा इन सारे लोगों से, ठीक है। फिर है फॉर्मल और फाइनल रिसर्च। फॉर्मल और फाइनल रिसर्च, ब्राउन के अनुसार औपचारिक या अंतिम शोध संपूर्ण विपणन शोध का हृदय है, कोर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। ये जो फॉर्मल और फाइनल रिसर्च जो होता है, अंतिम शोध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मतलब संपूर्ण विपणन शोध का हृदय है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इसमें हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले विश्लेषण जो किए हैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इन दोनों की सहायता से समस्या के अनुमानित साधनों की खोज करना, वाई किया जा रहा है, क्यों ये शोध क्यों किया जा रहा है, वाई का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसी में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, सोर्सेस को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो हमारे सोर्स जो है वो दो टाइप से कलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ, देखिए हम फाइनल रिसर्च, फॉर्मल रिसर्च कर रहे हैं, फाइनल रिसर्च कर रहे हैं, तो हम अब सोर्सेस इकट्ठा करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस इन रिसर्च, चाहे आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करो, एमफिल की रिसर्च करो, पीएचडी रिसर्च करो, आप कहीं पे भी रिसर्च करो, आपको दो सोर्सेस मिलेंगे, एक है प्राथमिक तथा दूसरा है गौण। इट मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, जहाँ से आपको डाटा चाहिए आप सीधा उसी इंसान से संपर्क करके डायरेक्ट न्यूली फ्रेश इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो होता है प्राइमरी, ठीक है। इस प्राइमरी के अंदर में आता है सर्वे आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम सर्वे किसी तीसरे से पूछ के नहीं करते, हमको जिस इंसान से काम है, हम जिससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम डायरेक्ट उस इंसान से सर्वे करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वे, फिर सर्वे का ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मिक्स्ड सर्वे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हम वो सारी चीज़ें लेते हैं जिसमें हम फेस टू फेस, जिस इंसान से हमको काम है, हम उस इंसान से सीधा डायरेक्ट जाके उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है सर्वे। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस मतलब होता है किसी ने ऑलरेडी उस सोर्स को इकट्ठा कर लिया है, अब आप जाके उस सोर्स को आप ले रहे हैं। इट मीन्स डैट किसी ने इंफॉर्मेशन लेके उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, आप उसके रिकॉर्ड बुक को चेक कर रहे हैं, आप किसी बुक से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं,
किसी डाटाबेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई रिकॉर्ड किसी ऑफिसर का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप उस रिकॉर्ड को ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी किसी ने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, आप उस इंफॉर्मेशन को फिर आप अपने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। तो आप ये क्लियर है कि एक होता है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेस। अब सोर्सेस, अब इसी में हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ नीड इंफॉर्मेशन, प्रदत्त सामग्री के स्रोत, ठीक है। तो वो स्रोत तो हमने देख लिया कि पहले हम मेन सोर्स लेंगे, फिर सेकेंडरी सोर्सेस लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ स्टेप में, विपणन समंकों का संकलन। आपने सबसे पहले एनालाइज किया, फिर आपने एक फॉर्मल सा किससे किससे मुझको इन्फॉर्मेशन लेना है ऐसा आपने दिमाग में लगाया, अच्छा मुझे इससे मिलना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपने उस इंसान से डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन लिया जिस इंसान से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। मतलब आपने पहले उस एरिया को रिसर्च किया। मैंने आपको कल बताया था कि आप एक सिंधी कॉलोनी में जाके अगर आप साड़ी कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो सीधा आप पहले एक प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, आप एक दिमाग में माइंड सेट करेंगे कि आपको कैसा शॉपिंग, आप किस चीज़ की मार्केटिंग करना चाहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे इट मीन्स दैट उसके आसपास के जितने भी कॉलोनीज़ हैं, उस कॉलोनी को छोड़ के आप उसके आसपास के कॉलोनीज़ में जाके पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा शॉप चलेगा। फिर जो औपचारिक और अंतिम शोध है उसमें आप डायरेक्ट उसी कॉलोनी वाले से, आसपास को ना पूछ के आप सीधा उस डायरेक्ट उस कॉलोनी के लोग से जाके पूछेंगे कि क्या यहाँ एक शॉप खोलना चाहिए, और खुलना चाहिए तो किसका, नॉट साड़ी कॉलोनी है, पंजाबी कॉलोनी है तो साड़ी का शॉप तो नहीं होगा, डेफिनेटली साड़ी उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना वो वहाँ पे सूट का शॉप चलेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है विपणन समंकों का संकलन। मतलब आपने सर्वे किया, आपने ऑब्जर्व किया, उन सारे डाटा को आप क्या करेंगे, आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग डाटा। माइंडसेट कर लिया, अब जाके डाटा तैयार करेंगे फॉर्मल डाटा वे में, ठीक है, कलेक्शन करेंगे। उसके बाद उस डाटा को सिंप्लीफिकेशन और एनालिसिस करेंगे, सरलीकरण एवं विश्लेषण। मतलब जो समंक एकत्रित करने के बाद उसकी सारणी बनाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हम सबसे पहले रफ वे में बनाते हैं, फिर हम एक क्लास इंटरवल, 2-3 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल मैन शेड्यूल, इंटरनल शेड्यूल, क्लास इंटरवल शेड्यूल्स, ठीक है, वो शेड्यूल बनाएंगे। सारणी के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से उस प्रकार की सारणी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे उस ग्राफ को, ठीक है। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन और एनालिसिस में इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसी में हम एडिटिंग का काम भी करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एडिटिंग वर्क जो है वो मार्केटिंग रिसर्च के कौन से प्रोसेस में होता है, तो वो सिंप्लीफिकेशन और एनालिसिस प्रोसेस में होता है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, एडिटिंग जो है 1 लाइनर क्वेश्चन में आता है वो एनालिसिस के कौन से प्रोसेस में होता है, तो वो जो है सिंप्लीफिकेशन और एनालिसिस में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रश्नावली आपने लिया, क्वेश्चनर्स तैयार किया, उसमें उत्तर गलत है तो उसको विश्लेषण में शामिल नहीं करना चाहिए हमको। जैसे आपने इस माह इस वस्तु का कितना उत्पादन किया, आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, तो कुल उत्पादन में से कितना माल बेच दिया, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इस माह हमने वस्तु का उत्पादन किया 100 और उसमें से कुल उत्पादन बेच दिया 105, तो यह सूचना गलत है, इसको विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं।
वो ये बोल रहा है इस माह इस वस्तु का कितना उत्पादन किया, वो इस माह में 100 किया और कुल उत्पादन में से कितना माल बेच दिया, उसने 100 किया उत्पादन किया और 105 कैसे बेच देगा। उत्पादन आपने कैसे कितना किया आप उससे पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है 100। फिर आप उसको कह रहे हैं कि आपने इस उत्पादन में से कितना माल बेच दिया, उन्होंने कहा 105। तो जब वो प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का कर रहा है तो वो सेलिंग 105 यूनिट का कैसे करेगा। कभी कभी लोग हम कलेक्शन करने जाते हैं डाटा का, तो वो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमको दे देते हैं। तो हमको क्या करना होता है, जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा को तो हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एज इट इज़ जैसा है वैसा नहीं उतार देते, वो रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में हम सर्वे जब करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो एक कच्चा माल होता है हमारे लिए, रॉ मटेरियल के जैसा होता है। फिर उसको हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। फिनिश प्रोडक्ट मतलब उसमें कुछ एडिटिंग्स करते हैं। उन्होंने जल्दबाजी में अगर कोई गलती से कोई आंसर गलत दे दिया हो, हालांकि उसका आंसर जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा कि वो 100 प्रोडक्शन करता है और 105 बेच देता है, हो सकता है वो पहले 105 बोला होगा फिर 100 बोला होगा, या फिर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वैसा नहीं रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को एडिट करेंगे। फिर अगर किसी प्रकार का एरर है, मतलब इसी में प्रश्नावली को छोड़ देनी चाहिए, है ना, और अगर किसी प्रकार का एरर है तो उत्तर सही नहीं होगा, गलत है, कैसा है, हम उस एरर को टेस्ट करेंगे, क्या और भी कोई एरर है। ठीक है, और एनालिसिस करेंगे। फिर आता है 6th पॉइंट, अर्थ निर्वचन। ठीक है, 6th पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करेंगे, विश्लेषण का कार्य पूरा हो जाने के बाद इसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अधिकांश निर्वाचन आगम तर्कों द्वारा किया जाता है, जैसे कि आपने पार्ले बिस्कुट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है और राजस्थान में उसकी मांग बहुत कम है। इससे यह होता है कि राजस्थान में जो पार्ले बिस्किट प्रचलन में कम है क्योंकि अर्थ निर्वाचन कहलाता है। इट मीन्स दैट कि जो पार्ले का बिस्किट है वो बाकी बिस्किटों की तुलना में क्या है, वो डिमांडिंग है। डिमांडिंग मतलब उसका प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है मतलब, और वो राजस्थान में नहीं बिकता है। इसमें इट मीन्स दैट आप समझ लीजिए कि राजस्थान में महंगी चीज़ें नहीं बिक रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वहाँ कोई सस्ती प्रोडक्ट बिकेगी जिसका प्राइस एटलीस्ट पार्ले बिस्किट से कम हो। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। आपने जो डाटा लिया, आपने डाटा में देखा, अच्छा हमने सर्वे में पूछा कि हाँ आपने क्या ये वाला कोलगेट किया, ये वाला पेस्ट किया, और वो पेस्ट टेस्ट आपने सबको टिक लगाया। मैंने कई बार आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, उस एग्जांपल में मैंने बताया कि क्या आप कोई प्रोडक्ट उसके कलर को देख के खरीदते हैं, उसका टेस्ट देख के खरीदते हैं, उसका प्राइस देख के खरीदते हैं, उसकी क्वांटिटी देख के खरीदते हैं। तो वो सारी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। फिर आप इंटरप्रेट करेंगे कि लोग जो है कम महंगी चीज़ें चाह रहे हैं या क्वालिटी ज़्यादा अच्छा चाह रहे हैं या क्वांटिटी चाह रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप पार्ले बिस्किट जो है दिल्ली में ज़्यादा चलता है क्योंकि दिल्ली वाले इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं। अगर वो राजस्थान में बेचना चाहे तो राजस्थान में 1 रुपये, आपने पता नहीं खाया होगा कि नहीं, पर 1 रुपये में 4 बिस्किट वाला एक सेट भी मिलता था पहले, वो पार्ले का ही आता था। इसके पहले जो कागज़ के रैप में आता था, पार्ले तो प्लास्टिक रैपिंग में आती थी। एक बिस्किट आती थी जो कागज़ वाले रैप में होता था, पेपर रैप होता था, वो प्लास्टिक रैप नहीं होता था। ठीक है, तो फिर शायद उन लोग वो वाली बिस्किट खरीदते हो जो 1 रुपये में आती है या 50 पैसे में आती थी, ये हो सकता है। तो हम उस हिसाब से, हम एरिया के हिसाब से, हम इकोनॉमिकली चीज़ों के हिसाब से किसी चीज़ों को इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, प्रतिवादन, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिवेदन तैयार करेंगे। समंकों की विश्लेषण एवं निर्वाचन के बाद शोधकर्ता द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, मतलब लास्ट में रिपोर्टिंग। हमने इतना जो ताम झाम किया, इतने सारे इंफॉर्मेशन लिए, हम यहाँ गए वहाँ गए, उसका क्या निष्कर्ष निकला,
ठीक है। तो प्रतिवेदन दो प्रकार का हो सकता है, एक तकनीकी प्रतिवेदन टेक्निकल रिपोर्टिंग और एक जनरल रिपोर्टिंग। तकनीकी प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन उन लोगों के लिए होता है जो शोध कला को जानते हैं। टेक्निकल प्रतिवेदन वह प्रतिवेदन होता है जो शोध कला को जानते हैं, ठीक है। और द्वितीय सामान्य प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। द्वितीय सामान्य प्रतिवेदन, यह प्रतिवेदन उन व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है जो शोध कला को नहीं जानते। इट मीन्स दैट जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो एक फॉर्मेट में नहीं देते। आप इतना समझिए कि जो पहला टेक्निकल प्रतिवेदन है वो एक स्टैंडर्ड और एक फॉर्मेट में होता है, जिसके रूल आई इंडेक्स करके एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो प्रॉपर वे में है, वो प्रतिवेदन टेक्निकल प्रतिवेदन है। और द्वितीय ये सामान्य प्रतिवेदन वो प्रतिवेदन है जो आप अपने आप अपने विश के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कर रहे हैं। ओके, आगे हम फिर देखेंगे एक डायग्राम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी शोधकर्ता हैं, इसका कोई स्पेसिफिक तो चीज़ें नहीं है, मतलब स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, स्टेप नहीं है, पर हर शोधकर्ता ने अपने आप से अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिसर्च प्रोसेस बनाया है। तो उसमें एक प्रोसेस इसमें भी दिया गया है, अनुसंधान के उद्देश्य एवं विपणन समस्या की परिभाषित करना। मतलब वही है, पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, ठीक है। स्थिति विश्लेषण करना, क्या हम यहाँ बेच सकते हैं सामान। फिर एक अनौपचारिक अन्वेषण करना, मतलब वही अनौपचारिक मतलब हम उसके आसपास के एरिया में पहले पूछेंगे। फिर औपचारिक मतलब उसी एरिया में जाके उसी इंसान से जाके हम बातचीत करेंगे, उसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसका सारणी बनाएंगे, उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे। फिर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे, रिपोर्टिंग फाइनल आपका बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो आपने इतने दिन तक रिसर्च किया उसका फाइनल क्या कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन जो है हमको लिखित प्रतिवेदन के रूप में तैयार करना पड़ता है। फिर अध्ययन का अनुमान करना, फिर लास्ट में हम उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ हमने जो इतना सब कुछ किया उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या हम जो चाहते थे कि जिस उस उद्देश्य से हमने जो रिसर्च किया है मार्केट का, क्या वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ है। हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि अनौपचारिक शोध योजना बनाने में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग एडिटिंग का काम करते हैं, हम यहाँ पे सोर्सेस ऑफ डाटा वगैरह का को देखते हैं विश्लेषण वाले में, ठीक है। और शोध योजना में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस लेते हैं। तो प्राइमरी में अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आप ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को कि डाटा को कलेक्ट करोगे। आपने किसी से पूछा नहीं, आप सिर्फ खड़े होके रोज़ वहाँ जाके आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व करके आपने उस डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश की। अपने आप से आपने अनुमान लगा के उस डाटा को कलेक्ट किया, अपने आप से आपने उस कॉपी में पेन में लिखा, वहाँ पे खड़े होकर आपने उसने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, जिस एरिया में आपको रिसर्च करना है। दूसरा प्रयोगात्मक विधि, आपने टेस्ट किया मतलब आप वहाँ पे जाके देख नहीं रहे हैं खड़े होके कि कितने लोग तीखा वाला मिक्सचर तीखा पसंद करते हैं। दूसरे प्रोसेस में आपने क्या किया, सीधा आपने उनको तीखा खिला के देखा, क्या लोगों को सच में तीखा पसंद है, मतलब आपने एक छोटा सा टेस्ट किया। उसके बाद होता है सर्वेक्षण विधि, मतलब आप सीधा जाके लोगों से पूछे, ना ही आपने वहाँ पे खड़े होके ऑब्जर्व किया, ना ही आपने वहाँ पे किसी प्रकार का सैंपल खिला के दिखाया कि क्या आपको तीखा पसंद है। आपने सीधा जाके उनसे पूछा क्या आपको तीखा पसंद है, दैट इज़ सर्वेक्षण विधि। आप डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन चाहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप उसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट सर्वेक्षण विधि से उससे ले रहे हैं। और हिस्टोरिकल विधि, ठीक है, हिस्टोरिकल विधि मतलब ये होता है आप 5-6 साल का रिकॉर्ड देख ले रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, तो आपको पता चल गया कि नहीं यहाँ के लोग तीखा नहीं पसंद करते हैं, ये नमकीन वाले हैं, इनको तीखा नहीं पसंद है। आपने इनकी हिस्ट्री चेक की,
आपने आसपास के लोगों से के दुकानदारों से पूछा कि नहीं यहाँ पे तो तीखा नहीं बिकता है, यहाँ तो सिर्फ मीठा ही पसंद करते हैं, या नमकीन ज़्यादा हो, ज़्यादा तो नमकीन ही पसंद करते हैं, मीठा भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आपने ना ही किसी से पूछा, ना ही आप वहाँ पे खड़े होकर ऑब्ज़र्व किए, ना ही आपने खिला के कोई टेस्ट किया, ना ही आपने उनसे जाके पूछा। आपने आसपास में हिस्टोरिकल डाटा उसका निकाला किसी, ठीक है, और हिस्टोरिकल डाटा के बेस में आपने प्राइमरी सोर्सेस ले लिए। जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, आपने क्या किया, कोई कंपनी का रिकॉर्ड देख लिया, सरकारी आंकड़े देख लिए, निजी व्यावसायिक फर्म को देख लिया, समाचार पत्र, विश्वविद्यालय के अनुसंधान मतलब यही होता है जो पीएचडी होल्डर जो थीसिस लिखते हैं, एमफिल होल्डर थीसिस लिखते हैं। आप भी एमकॉम में जो स्मॉल रिसर्च करेंगे, जो थीसिस लिखते हैं, वो सब जो रिकॉर्ड करके रखे रहते हैं, उसको अपने रिसर्च में लाना, वो होता है सेकेंडरी। हम फेस टू फेस जाके नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको सेकेंडरी सोर्सेस मान रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीड्स। हेलो, अब नीड्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टील एंड कैंडिफ के अनुसार परिस्थितियों में आवश्यकता होती है, ठीक है। विपणन शोध की निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता होती है। तो पहला होता है कि नए उत्पादन के लिए ग्राहकों की रुचि जानना, क्या उनकी रुचि है। दूसरा, वर्तमान उत्पादन की बिक्री बढ़ाने एवं बिक्री कम होने के कारण को ढूंढना, अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है। ये सब हम मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही जान सकते हैं। तीसरा है जन रुचियों एवं आदतों एवं उनके परिवर्तन को पता लगाना, कि वो क्या चाह रहे हैं, अब उनका क्या ट्रेंड है, उसको पता लगाना। फिर किसी विशिष्ट क्षेत्र में विक्रय कार्य की मात्रा, प्रवृत्ति एवं कारण को ढूंढना। कीमत नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पैकिंग का प्रभाव एवं ग्राहकों की स्थिति को मालूम करना, ठीक है। और आप इसमें मतलब मार्केटिंग नीड्स से आप क्या समझेंगे, इसमें हम नवीन उत्पादन स्वीकृति का पता लगाते हैं, है ना, नए बाज़ारों का पता लगाते हैं, प्रतिस्पर्धाओं की शक्ति और नीतियों का मूल्यांकन करते हैं, विक्रय में बाधक वास्तविक कारणों का पता लगाते हैं, क्या कारण है कि हमारे सेल्स बिक नहीं रहे हैं, नवीन व्यावसायिक प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं, कीमत नीतियों का पता लगाते हैं, बाजार की भौतिक स्थितियों का पता लगाते हैं, वर्तमान एवं संभावित उपभोक्ता ग्राहकों की रुचियों, आदतों एवं विक्रय व्यवहारों आदि को पता लगाते हैं, संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को पता करते हैं। मतलब रिसर्च में हम अगर नटशेल में बोलें, एक शॉर्ट वे में बोलें, तो हम इसमें नए उत्पादन के लिए ग्राहकों की रुचि को जानने की कोशिश करते हैं, पैकिंग का प्रभाव और ग्राहकों की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, लोगों की रुचि और आदतों के परिवर्तन को पता लगाने की कोशिश करते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विक्रय कार्य की मात्रा, प्रवृत्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वर्तमान उत्पाद की बिक्री बढ़ाने और बिक्री कम करने के कारण को ढूंढते हैं, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च के, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि वर्तमान समय में विपणन शोध के अभाव में कोई व्यावसायिक संस्था सुचारू रूप से अपना कार्य नहीं करती। बायर मार्केटिंग की स्थिति ने प्रत्येक उत्पादक या निर्माता के लिए एक आवश्यक कर दिया है कि वह स्वयं अपने उपभोक्ताओं, ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकता, रुचि, आदतों को जाने। वो खुद ही बायर्स में एक मार्केट, मतलब वो बायर्स से पूछे कि आप कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, आपको क्या चाहिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको सामान देंगे, आप जिस प्राइस में चाहते हैं हम उस प्राइस में आपको सामान देंगे। मतलब टुडे बायर्स आर द सुप्रीम। पहले ऐसा था कि विक्रेता जो चाहता था वो बेच देता था, ठीक है, पर अब ऐसा है जो खरीदने वाला क्रेता जो चाहता है आप उसको वही बेचोगे। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलेगी, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो मैंने इसके पहले जो स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप से ही हम इस चीज़ का पता लगाएंगे, ठीक है, कि कैसे आपका जो मार्केट है वो क्या चाहता है। प्रॉपर स्टेप्स मैंने जो पीछे बताए उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि क्रेता चाहता क्या है हमसे और क्रेता क्या चाहता है। ये हमको जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद हम उस चीज़ को मार्केट में लाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता को जानने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विपणन शोध में अभाव में ग्राहकों की से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के कारण उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। कार्यकुशलता, क्षमता जटिल हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इम्पोर्टेंस समझ ही गए होंगे कि मार्केटिंग रिसर्च के जो है करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, ठीक है। हमारा जो रिस्क है वो कम होता है, विपणन निर्णयों की जोखिम कम होती है और वो प्रोडक्शन में हेल्पफुल करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग में हेल्पफुल करता है, वो हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर होगा। तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।